एक समय जो कि एशियन टाइम हम कह सकते हैं, प्राचीन समय हमारे भारतवर्ष का, उस समय पर जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रहा है और जो हमारी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं रही हैं वो बहुत ज़्यादा समृद्ध रही हैं। जितने आक्रांता बाहर से आए उन्होंने देखा कि भारतवर्ष को नहीं हराया जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक इनका एजुकेशन सिस्टम ये बना रहेगा और जब तक इनकी आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ा जाता। और सबसे पहले यहीं पर उन लोगों ने प्रहार किया। लेकिन फिर भी हम जितना समझ सकें, जितना अपने आज के इस परिवेश में उस समय की व्यवस्थाओं को जोड़ सकें, ला सकें, उनका प्रयोग कर सकें तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। आज भी हमारे नवयुवक, हमारे विद्यार्थी अगर चाहें कि उस समय पर किस तरीके से पढ़ा जाता था, गुरुकुलों की व्यवस्थाएं क्या होती थी, उनको कितना प्रतिशत हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तो समझे आप कि उनका पालन किया जा सकता है। हमने खुद उनका पालन किया है और उसके प्रभाव भी हमने अपने जीवन पर देखे और आज वही चीज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले आप समझ लें, एक श्लोक मुझे याद आता है, सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यज्यो विद्याच, विद्यार्थी वा त्यज्यो सुखम। कि जो सुख की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति है उसको विद्या की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो विद्या की अभिलाषा करने वाला है उसे सुख की अभिलाषा छोड़नी होगी। यहां पर आप समझें, यानी कि इंद्रिय भोग जो है, जो आपकी इंद्रियों के विषय हैं, जो आपको आलस्य से घेरते हैं, जो अभी आपके फोन में नोटिफिकेशन आ गई, आप विवश हो गए उसे देखने के लिए, जो आपकी कामिच्छाएं हैं, जो आपको बाहर से जोड़े रखती हैं, प्रेरित करती हैं, वो आपकी एकाग्रता को नष्ट करती हैं, जीवन में व्यवस्था नहीं बन पाती है। और अगर एक विद्यार्थी के जीवन में रूटीन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उसके जीवन का एक व्यवस्थित क्रम नहीं है, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, क्या खाना है, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल, उपयुक्त होनी जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अल्फाबेट्स बहुत सारे होते हैं, वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर होते हैं, उनको अलग अलग उनका कोई विशेष अर्थ नहीं, कोई उनका विशेष महत्व नहीं, लेकिन जब वो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनका अर्थ है, वो भाषा बन जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं हैं, वो भी इसी प्रकार चल रही हैं। थोड़ा सा अगर बदलाव हो जाए ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं में तो पूरा जीवन चक्र नष्ट हो सकता है, ग्रह उपग्रह नष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में व्यवस्था जिसके होगी वो जीवन में कुछ बड़ा ना करे, उसके जीवन में बड़े बदलाव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस व्यवस्था के लिए जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो यही है कि आपको जो बाहर आपके डिस्ट्रैक्शन है, इंद्रियों के विषय हैं, उन पर अंकुश लगाना होगा। वो अंकुश लगेगा अभ्यास से, वो अंकुश लगेगा विवेक से, वो अंकुश लगेगा इस बात को समझने से कि ये ब्रह्मचर्य जीवन जो प्राथमिक समय है आपके जीवन का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, साधना का समय है। इसके ऊपर ही आपके जीवन के सभी आश्रम और आगे का पूरा समय खड़ा होना है। तो इस समय का प्रयोग सही से करना है। पहला विषय कि इंद्रिय भोगों के विषयों से बचना है। दूसरे स्थान पर जहां आपकी ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि आपको प्रयास पूर्वक किन्हीं चीजों से अपने आप को हटाना पड़ रहा है और बार बार आप उसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं, उन चीजों को अपने से पूरी तरह से दूर कर देना ही अच्छा होता है। जैसे कि हम प्राचीन समय को अगर समझते हैं तो राजाओं के पुत्र भी जो होते थे, जो बड़े सक्षम होते थे, अगर वो चाहते तो वो राजमहल के आसपास ही गुरुकुल की व्यवस्था करवा सकते थे। अगर वो चाहते तो घर में ही आचार्य आकर के उन्हें पढ़ा करके जाते, ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती थी। लेकिन वहां पर ऐसा ना करके बड़े राजकुमार को भी एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य जीवन जीने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, घर से बाहर भेजा जाता था। और इतनी सख्त व्यवस्था होती थी कि जब तक वो गुरुकुल का समय पूरा नहीं होता था तब तक वो अपने माता पिता की शक्ल भी नहीं देखता था और वहां पर उस गुरुकुल में वो वैसा ही जीवन जीता था जैसे एक गरीब का बच्चा वहां पर व्यवस्थाओं में पढ़ रहा होता था। इससे अहंकार शून्यता आ जाती थी और उसका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता था। ये कितनी बड़ी, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। आप समझें, जो आप चीजें प्रयोग करते हैं ये वही डिस्ट्रैक्शन आपके लिए। उस समय पर डिस्ट्रैक्शन क्या था कि बहुत ऐशो आराम, बहुत वैभव, वो सारे नौकर चाकर, वो सारी व्यवस्थाएं, उससे हटा दिया जाता था। आज डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? ये जो फोन है, ये जो बाहर की चीजें हैं, थोड़ा समय यहां लगा दिया, कुछ फिल्म देख ली, कुछ नेटफ्लिक्स देख लिया, कुछ अलग अलग चीजें, बहुत माध्यम है। इनसे विद्यार्थी को अपने साधना के समय में पूरी तरह से कट जाना होगा, इनको बिल्कुल अलग कर देना होगा।
होगा। आप फोन प्रयोग करते हैं तो कुछ समय के लिए उसे हटा दें। आप सामान्य छोटा फोन रख सकते हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए मात्र, लेकिन पूरी तरह से दूर हो जाएं। एक अलग अपना एक कक्ष बना ले, आप उस कक्ष में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करें। और जो आपको एक ब्रेक चाहिए, उस ब्रेक में भी उस फोन को लेकर के ना बैठे, क्योंकि वो आपको फ्रेश नहीं कर रहा है, वो आपके मस्तिष्क पर दबाव ही बना रहा है अतिरिक्त। और दूसरी बहुत सारी चीजें देख करके आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और कोई एक रील, कोई एक ऐसी वीडियो आपके सामने आ गई जो कि आपके पूर्व के संस्कारों से संबंधित है, तो वही आपको बहाकर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम होगी, ऐसा आप समझें। तो दूसरा विषय हमारा है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपने पास से बिल्कुल हटा देना, उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, ये बहुत आवश्यक है। तीसरे स्थान पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने रूटीन को देखें। हमने देखा है कि कई विद्यार्थी कहते हैं कि हम रात को 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सुबह 10 बजे उठ जाएंगे, वो हमें चलेगा क्या? हम कोई कहते हैं हम दोपहर में सो जाते हैं, रात को लेट तक पढ़ लेंगे, लेकिन एक क्रम नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है। और आप समझ लें और ये अनुभव करके भी देख लें कि ऐसा पढ़ के देखें, आप कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लेंगे, आप कुछ बेहतर नहीं पढ़ लेंगे। आप अगर इसके जगह पर विज्ञान को समझते हैं कि क्या बताया गया है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है, मैं यहां पर बहुत डीप सिद्धांतों में जाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आज विज्ञान भी ये कहता है कि हायर कॉस्मिक एनर्जी होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और हमारे योगिक सिद्धांत भी कहते हैं कि इस समय पर व्यक्ति की चेतना और ऊर्जा भी ऊंची उठी होती है और परिवेश की भी, इन्वायरमेंट की भी। तो दोनों ऊर्जाएं जब तालमेल खाती हैं तो उसकी एकाग्रता अच्छी होती है। आयुर्वेद भी कहता है कि इस समय पर मलों का निष्कासन अच्छा हो जाता है। दिन में अगर आप फ्रेश होते हैं, रूटीन करते हैं तो ठीक से नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने शरीर को ठीक करने के लिए ठीक तरीके से रूटीन करना, ठीक तरीके से पूजा आराधना करना, ठीक प्रकार से योगिक अभ्यास करना। फिर से थोड़े अगर हम प्राचीन समय में चलते हैं तो हमारे गुरुकुलों के विद्यार्थी 4 बजे से पहले ही उठ जाया करते थे और 4 बजे तो वो अपना बिस्तर छोड़ दिया करते थे। छोड़ करके वो आत्मबोध की साधना, प्राथमिक कुछ साधनाएं और कुछ इस प्रकार के क्रम होते हैं, ईश्वर को याद करना अपने सहज शब्दों में आप बस समझे, दिन की अच्छी शुरुआत करते, शौच आदि से निवृत्त होते, उसके बाद अपना रूटीन करने के बाद वो अच्छा योग अभ्यास करते। योग अभ्यास आदि के बाद वो स्नान आदि करके फिर पूजन यजन आदि करते और उसके बाद वो अपना जो भी आहार है उसको ग्रहण करते और वो भी पूरी तरह से सात्विक अच्छा सुपाच्य भोजन ग्रहण करते। अब यहां पर आप देखें कि वो केवल पढ़ने पर ही ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ने का तो समय उनके पास पर्याप्त बच ही रहा है फिर, लेकिन जो प्रातः काल के 3 घंटे 4 घंटे का समय है उसमें वो अपने आप को 3 अलग अलग तलों पर मजबूत बना रहे हैं। उनके पास एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने रूटीन को फिक्स करें, अपने रूटीन को सेट करें कि कब आपको सोना है, कब आपको उठना है, उठ करके रूटीन करके योग अभ्यास आदि करके प्राणायाम करके। हमने पहली वीडियो में आपके साथ साझा किया कि कुछ विशेष क्रियाएं हैं, प्राणायाम है जो आपको मानसिक तल पर शांत रखेंगी, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेंगी और आपको एक समस्थिति में रखेंगी। मानसिक शांति होगी तो एकाग्र रह सकेंगे आप। तो ये सब आप अपना एक रूटीन जरूर बनाएं और ब्रह्म मुहूर्त का सही प्रयोग करना शुरू करें। अब इस रूटीन से हमें क्या प्राप्त होगा वो हम अगले बिंदु पर समझते हैं। आप समझें कि हमें इस रूटीन से, जो अच्छा रूटीन आपने फॉलो किया, 3 अलग अलग तरह की एनर्जी मिलती है। वो कैसे? सबसे पहले फिजिकल लेवल पर, दूसरा मेंटल लेवल पर और तीसरा स्पिरिचुअल लेवल पर। फिजिकल लेवल पे कैसे? आप समझें कि एक विद्यार्थी सुबह उठता था, उठ करके योग अभ्यास करता, अपना रूटीन करता, फ्रेश होता, शौच आदि से निवृत्त होकर के वो अपना जो भी उसकी साधना है, जो भी उपासना हवन अग्निहोत्र आदि है वो सब कुछ कर रहा है। तो अच्छी प्राणवायु मिल रही है, मल शरीर से बाहर जा रहे हैं, योग अभ्यास से शरीर मजबूत हो रहा है, टॉक्सिन्स उसके बाहर निकल रहे हैं। तो इससे शरीर क्या हुआ? सक्षम हुआ, शरीर से बीमारी ठीक हो गई। और अगर शरीर स्वस्थ है तो वो क्या अच्छे से नहीं पढ़ सकेगा? अगर शरीर में कोई समस्या है तो क्या आप एकाग्र रह सकेंगे? पढ़ाई में ध्यान लगेगा कि पेट में दर्द भी है और पढ़ भी रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है?
आज हमारे कितने ही विद्यार्थी कितनी सारी समस्याओं से परेशान हैं। कभी उनको पाचन की समस्या है, कभी उनको कोई गुप्त विकार जो हम कहेंगे वो है, कभी उनको मानसिक समस्याएं बहुत सारी हैं। क्यों हो रही हैं? ये रूटीन बिगड़ गया, उन्होंने अपने समय का प्रबंधन ठीक से नहीं किया। तो यानी कि जो फिजिकल एनर्जी है उन्होंने उसको खो दिया और उसकी वजह से वो पढ़ाई पर एकाग्र नहीं है। दूसरे स्थान पर मेंटल जो एक एनर्जी है वो कैसी होगी कि आप भावनात्मक स्तर पर कैसे हैं। कितने विद्यार्थी हमने देखे हैं, अगर एक छोटी सी परीक्षा उनकी अच्छे से उसमें नहीं हो पाया तो वो जीवन से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जो अब तक मेहनत की उसका प्रयोग भी ठीक से नहीं कर पाते, जो वो योग्यता रखते हैं उसमें भी इतना हीन भाव से ग्रसित हो जाते हैं, लगता है उन्हें कि हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि मेंटल एनर्जी जो थी वो उन्होंने खो दी है। अब वो कुछ भी बेहतर कर ले जीवन में इसकी संभावना बहुत कम रहेगी जब तक वो इस मेंटल एनर्जी को अपनी बढ़ाएंगे नहीं। तो ये जो रूटीन हम आपको कह रहे हैं, इससे जो समय आप अपना आध्यात्मिक अनुष्ठानों में, योग में, प्राणायाम में, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने में दे रहे हैं, उसका स्पष्ट प्रभाव आपको तुरंत आपकी पढ़ाई पर देखने को मिलेगा। तो ये हुई हमारी मेंटल। और स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल समझे आपके आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों के लिए कैसे विनम्र हैं। क्या कहा गया है कि विद्या ददाति विनय। क्या कहा गया? विद्या विनय देती है। जब विनय होता है यानी कि आपका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, विनयशील है आप या नहीं। तो ये विनय आपको आध्यात्मिक तल पर ऊंचा उठाता है। और जब आप अच्छा रूटीन रखते हैं, अच्छी चीजों में लगे रहते हैं, गलत चीजों से बचते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के बैठ करके कितनी देर भजन कर रहे हैं। उसका मतलब है कि आपका व्यवहार, आपके विचार, आपकी जीवन शैली कितनी व्यवस्थित है, आपकी सोच कितनी बेहतर है, दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो आप आध्यात्मिक तल पर भी मजबूत हो जाते हैं। और जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे अच्छे होते हैं, ऊर्जा आपकी ऊंची होती है, तो दूसरों का व्यवहार आपके साथ अच्छा हो जाएगा, परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे से पढ़ पाएंगे और जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन है उससे बच जाएंगे आप। तो ये जो 3 अलग अलग लेवल है जहां पर आपको अपनी एनर्जी को ऊंचे स्तर पर रखना है, ये तभी होगा जब रूटीन आपके अच्छे होंगे। कि आपको अपनी किसी एक स्किल के ऊपर कार्य करना है। और यह प्राचीन समय में होता था, हमेशा आप उदाहरण देख लें उठा करके। लेकिन आज के समय में हम आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता को नहीं समझ रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बस हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन आज का समय स्किल का समय है। जिस व्यक्ति के पास अपनी किसी भी विषय में कोई अच्छी गुणवत्ता है वो कभी असफल नहीं होगा। उसे आर्थिक रूप से भी कभी विपन्नता नहीं देखनी पड़ेगी, अर्थ की व्यवस्था रहेगी। वो मानसिक स्तर पर भी शांत रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है जिसमें उसका मन लगता है, जिसमें उसकी रुचि है। प्राचीन समय में आप उठा करके देखें, अर्जुन को यह नहीं जाना जाता कि उसने कितने शास्त्र पढ़े। यद्यपि वो विद्वान था, लेकिन जाना किस लिए जाता है कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, क्योंकि उसकी वो एक स्किल थी। उसके गुरु ने उसको देखा, पहचाना कि ये किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, उस पर ध्यान दिया गया। अगर उसे वहां से हटा करके पढ़ने में, शास्त्रों में लगाया जाता तो शायद वो उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाता। भीम को अगर धनुर्धर बनाने के लिए कोशिश की जाती तो शायद वो उतना बेहतर नहीं हो सकता जितना, क्योंकि उसके अंदर बल था, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो उस क्षेत्र में ही बेहतर कर सकता था। अगर युधिष्ठिर की बात करें, वो भाला अच्छा चलाता था, वो दूसरे किसी शस्त्र में अच्छा नहीं था, तो समझा गया कि ये कार्य कर सकता है, इसके इस स्किल पर ही ध्यान दिया जाए। और हर एक समय में ऐसा ही हुआ कि जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में बेहतर हुआ, उसकी उस स्किल को बेहतर बनाया गया, उसको निखारा गया। आप भी देखें, आप पढ़ रहे हैं तो आप देखें कि आप आपके विषयों में से किस विषय में सबसे अच्छे हैं। आप दूसरे विषयों की तरफ भी ध्यान दें, लेकिन उस एक विषय पर विशेष ध्यान दें, उसमें अपनी योग्यता को और बढ़ाएं। और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ किसी स्पोर्ट में, किसी एक्टिविटी में, दूसरे किसी इस प्रकार के कार्य में बेहतर है, अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान देते जाएं। ध्यान देते जाएंगे तो धीरे 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 वो इंप्रूव होगा, और हो सकता है कि वो ही आपके जीवन की आधारशिला बन जाए कल, और आपको बहुत आगे तक ले जाए, आप राष्ट्र के लिए भी कुछ बेहतर कर सकें। तो बस इतने ये पॉइंट हैं। इन 6 बिंदुओं पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आप समझें कि भले ही हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उससे प्रेरित होकर के हम कुछ प्रतिशत अपने जीवन में उन चीजों को ला सकेंगे और बेहतर तरीके से अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए
निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। हमें लगा कि इन बिंदुओं की तरफ हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन का सर्वांगीण विकास हो सके, हर दिशा में वो आगे बढ़ सके। तो अपेक्षा है आपको ये विषय ठीक से समझ आया होगा और आप इन विषयों को जीवन में प्रयोग करके इनसे लाभ भी उठाएंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। अगर उपयोगी लगा है तो अन्य बंधुओं तक भी साझा अवश्य करें। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।